नमो नमः बच्चों, समाधानम में आपका स्वागत है। मैं शशि बाला शर्मा आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ कि बोर्ड परीक्षा जो आपकी इस वर्ष होने वाली है 2021 में, उसमें किस तरह का प्रश्न पत्र आएगा और कितने उसमें अंक होंगे, और आपको ये तरीका बताया जाएगा कि आप उसमें अधिक से अधिक किस तरह से अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम एक आज का मॉडल प्रश्न पत्र, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा तैयार किया गया है। ये मॉडल प्रश्न पत्र है कक्षा 10 के लिए, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये केवल बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है कि आगामी बोर्ड परीक्षाओं में फिर से बदलाव होगा। तो ये केवल क्योंकि कोरोना के समय में लंबे समय तक विद्यालय बंद रहे हैं, तो इसलिए केवल ये इसी वर्ष के लिए आपका पैटर्न तैयार किया गया है। तो आइए देखते हैं हम इसमें संस्कृत विषय के लिए मॉडल हमारा प्रश्न पत्र। आइए देखते हैं हम माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021। ये प्रश्न पत्र नहीं है बच्चों, ये सिर्फ एक मॉडल प्रश्न पत्र है जिसमें आपको ये समझाया गया है कि आपके इस वर्ष परीक्षा में किस तरह का पेपर आएगा, ताकि आप मानसिक रूप से तैयार हो जाएं कि आपको इस तरह का पेपर हल करना है। तो देखते हैं हम आदर्श प्रश्न पत्रम संस्कृतम का है, तृतीय भाषा का। समय इसमें दिया हुआ है 3.25 घंटे, जिसको हम बोलते हैं संस्कृत में सपाद होरा त्रयम। पूर्णांक है 80। 100 नंबर का कुल आपका पेपर होता है, उसमें 20 नंबर आपके विद्यालय में जो आपके प्रोजेक्ट और आंतरिक मूल्यांकन है उसके होते हैं। तो 80 नंबर का आपका ये प्रश्न पत्र है। देखते हैं पराक्षितिभ्य सामान्य निर्देशाः। सामान्य निर्देश इसमें क्या क्या हैं आपके। पहला है पराक्षिभिः सर्वप्रथमं स्वप्रश्न पत्रोपरि नामांक अनिवार्य लेख्य। सबसे पहले आपको अपने नामांक जो रोल नंबर हैं वो अनिवार्य रूप से लिखने हैं, जरूरी रूप से इसमें लिखने हैं। सर्वे प्रश्नः अनिवार्यः, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ये आपका दूसरा नंबर का है। तीसरा है प्रत्येकस्य प्रश्नशोत्तरम उत्तर पुस्तिकामाय देयाम। जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में ही लिखने हैं। चौथा है प्रत्येकस्य प्रश्न भागस्य उत्तरम क्रमानुसारमेकत्रेव लिखित्यम। जो इसमें आपके प्रश्न के भाग दिए हुए हैं, यानी कि A B C D E या ए ब से द ये, तो उनके आपको उसके क्रम के अनुसार ही लिखने हैं। छठा है प्रश्नानाम अंक भाराणि निम्नानुसाराणि सन्ति। देखिए अंक भार किस तरह से हैं। अब ये विशेष रूप से आपके देखने वाली बात है बच्चों। खंड ए जो होगा आपका, खंड ए जो होगा उसमें आपके देखिए 10 प्रश्न हैं, और 1 से 10 तक है वो अलग तरह के हैं, और 2 से जो उसमें आगे 11 से 20 होंगे वो आपके अलग तरह के होंगे। प्रत्येक प्रश्न का जो होगा अंक भार 1 है। कुल मिला के ये 20 नंबर के आपके प्रश्न हैं, जिसमें 10 प्रश्न आपके एबे सदे वाले होंगे और 10 प्रश्न होंगे जिनको आपको अलग से उत्तर देना है। तो अभी हम आगे देखेंगे। खंड ब होगा, इसमें 12 से 19 आपके प्रश्न हैं, और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का है, 8 प्रश्न हैं। इस तरह से कुल ये आपके 16 नंबर के प्रश्न होंगे। अंक जो सी है आपका, खंड स है, इसमें 20 से 23 कुल 4 प्रश्न होंगे, और ये 4-4 नंबर के होंगे आपके, ये होंगे कुल 16 नंबर के। आगे देखते हैं खंड द में, डी में 24 से 25 यानी कि 2 ही प्रश्न हैं, और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है, और ये आपके कुल 10 अंक के हो जाएंगे। खंड यह जो ई सेक्शन है हमारा, इसमें देखिए 26 से 28 कुल हमारे 3 प्रश्न हैं, 26, 27, 28, और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 6 अंक का होगा। इसमें कुल अंक भार आपका होगा 18 नंबर का। इस तरह से जब हम इनका योग करते हैं 20, 16, 16, 10 और 18, तो ये हो गया हमारा पूर्णांक 80। तो इस तरह से हमारे जो 80 नंबर हैं इनको हमें अलग अलग खंडों में बांटा गया है। A B C D E। A 20 नंबर का है, B 16 नंबर का है, C 16 नंबर का है, D 10 नंबर का है, और E 18 नंबर का है। तो आइए देखते हैं हम इनके प्रश्न पत्र किस तरह से हैं। खंड ए जो है हमारा, इसमें देखिए 10 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, और ये हो गया हमारा 10 नंबर के प्रश्न। इसमें
एबेसेदे जो हमारे होते हैं, ये प्रश्न होंगे, इसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और आपको उनके 4 विकल्प में से एक का चयन करना है। जैसे कह देखिए, भारतवर्षस्य उत्तरश्याम दिशि वर्तते, कौन सी दिशा में है, कौन सा पर्वत है हमारा, तो इसका सही उत्तर होगा, मान लीजिए उत्तर दिशा में है हमारा हिमालय, तो सही उत्तर होगा ए। ये हमें हमारी उत्तर पुस्तिका में हमें लिखना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि उचित क्रमाक्षरम स्व उत्तर पुस्तिकायाम लिखतु। तो इसका जो क्रमाक्षर है हमारा, वो हमें क का ए उत्तर जो है वो हमें उत्तर, इसमें प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है वो उत्तर पुस्तिका में हमें लिखना है। इसी तरह से ख, बालकस्य किम नाम आसीत्, ग, मुगले सह प्रवर्ते प्रतापस्य मुख्यम युद्धम आसीत्, घ, बाल्यकाले स्वामी केशवानंदय आसीत्, न, अहिंसा परमस्ति, च, छ, ज, झ, और एक और प्रश्न होगा इसमें हमारा ये। तो इस तरह से जो आखिरी प्रश्न है, अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादो कह कम प्रतिब्रूते, तो ये हमारा आखिरी प्रश्न है। इस तरह से हमारे कुल 10 प्रश्न हुए। इन 10 के हमें उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में क्रमांक लिखना है, तो ये हमारे 10 प्रश्न हो जाते हैं। आगे देखिए, आगे भी हमारा एक एक नंबर का ही प्रश्न है, लेकिन वो जैसे प्रश्न 2, प्रश्न 3, इसमें लिखना है हमें 1 नंबर का है दूसरा, 1 नंबर का है तीसरा। लेकिन इसमें देखिए, पढ़ते हैं हम, अधोलिखित सारण्याम अंकानाम स्थाने संस्कृत पदे समयम लिखतु। तो ये जो हमारा दूसरा और तीसरा प्रश्न है, ये समय के बारे में है। समय यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको 2 नंबर इसमें पूरे पूरे मिलेंगे। प्रातः 6:30, इसको हम भरना है, हमें यहाँ पे जो समय दिया हुआ है इसको हमें खाली स्थान में भरना है, वादने ईश वंदना। तो प्रातः 6:30, इसको हम क्या लिखेंगे, सार्ध षड वादने। वादने यहाँ लिखा हुआ है तो हमें केवल इसका समय लिखना है, सार्ध षड। ऐसे ही साय 7:15, तो यहाँ पे हो गया आपका सपाद सप्त, वादने यहाँ लिखा हुआ है प्रीति भोजनम। इस तरह से आपको केवल यहाँ पे 2 समय भरने हैं और आपके 2 नंबर पूरे इसमें आ जाएंगे। आगे देखते हैं हम प्रश्न संख्या 4 से 6 पर्यंतम अधोलिखित रेखांकित शब्दम पुनः शुद्धम कृत्वा स्व उत्तर पुस्तिकायाम लिखतु। यहाँ हमें जो पद दिए हुए रेखांकित पद, उनको शुद्ध करके लिखने हैं। इसका मतलब यहाँ विभक्ति, वचन, इनमें कुछ अंतर है, कुछ फर्क है, इससे कि ये शब्द जो हमारा पूरा वाक्य है ये अशुद्ध हो गया है, तो हमें इसे शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, तो इस तरह नेत्रात की जगह आपको इसको सही करके लिखना है, 4 में 5 में भिक्षुकम की जगह हमें सही करना है, छठा जैसे हिमालयन, इसकी जगह हमें सही करके लिखना है। तो हिमालयन गंगा निर्गच्छति, ये गलत है, अशुद्ध है, मैं आपको एक करके बताती हूँ। यहाँ होगा हिमालयात गंगा निर्गच्छति, हिमालय से गंगा निकलती है तो हिमालयात। इस तरह से आपको सही इसको करके लिखना, हिमालयात गंगा निर्गच्छति। इस तरह आपको हल करने हैं इनको। आगे देखिए, ये तीनों 1-1 नंबर के हैं बच्चों, जो भी आप करेंगे 1 नंबर आपको पूरा पूरा मिलेगा। फिर है प्रश्न संख्या 7 से 8, 2 प्रश्न है। पर्यंतम अधोलिखित वाक्यानाम वाच्य परिवर्तनम कुरुत। आपके कोर्स में वाच्य परिवर्तनम केवल लट लकार में है, आपको एक लट लकार का वाच्य परिवर्तन पढ़ना है। तो इसमें केवल हमें 7 और 8 में हमें यहाँ पे वाच्य परिवर्तन करना है। आगे देखते हैं प्रश्न, इसमें भी ये दोनों 1-1 नंबर के हैं आपके। फिर है प्रश्न संख्या 9, 10, 11, 9 से 11 पर्यंतम मंजूषाया प्रदत्ते अव्यय पदे रिक्त स्थानाम पूरिता लिखतु। तो ये तीनों 1-1 नंबर के हैं अव्यय पद। आपको बहुत सरल है बच्चों, जो आपको सामने मंजूषा दी हुई है, सामने देखिए 3 आपको इसके विकल्प दिए हुए हैं, अपि, एव और तत्र। इनमें से आपको पहले में तीनों में से एक जो सही है वो भरना है। ठीक है, तो अब देखिए इन तीनों में से आपको एक भरना है। दूसरा फिर कथम, अहम, और फिर इसमें से भी आपको
3 में से 1 भरना है, कुत्र नूनम तत्र। ऐसे ही 11वां है जन्नी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् यत अपि और बहि। तो आपको यदि श्लोक याद है तो आप इसमें भर देंगे और इसका सही होगा विकल्प अपि। जन्मी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको एक करके बताया है कि आपको एक सही विकल्प इसमें भरना है और इसका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे ही आप ये एक एक नंबर के प्रश्न हल करेंगे आपको इनके पूरे पूरे अंक मिलेंगे। आपका सही होने पर आपका एक भी अंक नहीं काटा जाएगा। आगे हम देखते हैं खंड ब। खंड ब भी बच्चों हमारा ये देखिए 2 नंबर का है एक प्रश्न। जैसे 12वां जो प्रश्न है हमारा 2 नंबर का है, लेकिन इसमें हमें एक एक नंबर के 2 प्रश्न हल करने हैं। जैसे 12वां देखिए, इसमें हमारे संधि समास आदि प्रश्न आएंगे, विभक्ति आदि। तो देखिए 12वां है अधोलिखित पदयोः संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नाम अपि लिखतु। बच्चों इसमें संधि करनी है और संधि का नाम भी लिखना है। तो आप इसे ध्यान से देखिए कि संधि तो आपको करनी ही है नमस्ते की, और इसका नाम भी लिखना है कि आपकी कौन सी संधि है। ऐसे ही कोअपि, इसकी भी आपको संधि करके उसका नाम लिखना है। दोनों का आपका पूरा करने पर, यदि आप केवल संधि करेंगे नाम नहीं लिखेंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा, और यदि आप संधि करके उसका नाम भी लिखेंगे तो आपको पूरा अंक दिया जाएगा। तो ये दोनों 2 नंबर के हैं। 13वां प्रश्न हम देखते हैं अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा संधे नामापि लिखतु। अब ये अभी आपके कोर्स में सिर्फ एक ही संधि है, वो आपको पढ़नी है। तो इसमें देखिए हरिः शेते और पुनः अत्र, इन दोनों की आपको संधि करनी है। पहले संधि विच्छेद करना था 12वें प्रश्न में, इसमें हमें विच्छेद दिया हुआ है, इसकी हमें संधि करनी है और संधि का नाम भी लिखना है। पहले की तरह इसमें भी यदि आप आधा कार्य करेंगे तो आपको आधा अंक मिलेगा। हरि शेते का आपने संधि बनाई है केवल, तो आपको आधा अंक मिलेगा, और संधि बना के आपने नाम भी लिखी है तो आपको पूरा अंक दिया जाएगा। इसमें भी आपको अंक प्राप्त करना बहुत आसान है और आपको सही करने पे पूरे 2 अंक दोनों के दे दिए जाएंगे। प्रश्न 14 हम देखते हैं अधोलिखित पदेषु समस्त पदानां विग्रहं कृत्वा समासस्य नामापि लिखतु। समस्त पद, जो समस्त पद हमें दिए हुए हैं इनके हमें विग्रह करने हैं। विग्रह करके और समास का नाम भी लिखना है, तभी हमें 1 नंबर मिलेगा। इसमें भी बच्चों अभी आपके कोर्स में केवल एक ही समास है, अव्ययी भाव समास है केवल, आपको उसे ही पढ़ना है और इनके प्रश्न हमें हल करने हैं। देखिए प्रतिदिनम, इसका हमें विग्रह करना है। मैं आपको एक करके बताती हूँ। दिनम दिनम प्रति इसका विग्रह होगा, और समास का नाम, क्योंकि आपके अभी कोर्स में सिर्फ एक ही समास है, उसका नाम है अव्ययी भाव समास। ऐसा करने पर आपको पूरा 1 नंबर दे दिया जाएगा। दूसरा भी अव्ययी भाव समास का ही पद है, इसका आपको विग्रह करना है उपप्रश्नम का। आगे देखते हैं प्रश्न 15 अधोलिखित विग्रह पदानां समासं कृत्वा समासस्य नामापि लिखतु। यहाँ पे विग्रह दिया हुआ है और अब आपको इसका समास करना है और उसका नाम भी लिखना है। तो इस तरह से देखिए कि पहले जो हमारा था संधि के 2 प्रश्न पूछे गए थे, इसी तरह समास के भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं और इन्हें हमें हल करना है। तो इसका मतलब 4 नंबर संधि के हैं और 4 नंबर ही आपके समास के हैं। प्रश्न देखते हैं हम 16 से 17। 2 प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं। 16 में 2 प्रश्न हैं और तीसरा चौथा 17 का है। अधोलिखित रेखांकित पदेषु विभक्ति तत्कारणम च लिखतु। यहाँ पे हमें विभक्ति बतानी है और उसका कारणम भी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए उदयपुरम, विद्यालयात, दैत्यभ्य और लक्ष्मणेन, इनका हमें विभक्ति बता के और कारण बताने पे हमें पूरे 4 नंबर मिलेंगे। प्रश्न 18 हम देखते हैं कोष्ठके प्रदत्त प्रकृति प्रत्याभ्याम पदम निर्माणम वाक्यम पूर्यत। पूरा हमें यहाँ पे प्रत्यय दिए हुए हैं बच्चों। प्रत्यय के भी हमारे 4 अंक निर्धारित हैं इसमें। देखिए 2 हमें प्रत्यय हमें बनाने हैं और इसमें भरना है। तो गुरुम, सेव और शानच प्रत्यय है। तो देखिए इसमें भरना है, आपको प्रत्यय पढ़ने हैं। फिर शिष्यम, शिष्य है सुखम लभते,
दोनों सेव और शानच इसका बना के आपको यहाँ पे लिखना है, इसका पद बना के लिखना है। 19 में हम देखते हैं अधोलिखित वाक्य और रेखांकित पदेषु प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखतु। यहाँ पे सामाजिक दिया हुआ है, इसको हमें प्रत्यय को अलग करके और फिर प्रत्यय भी बताना है। तो इस तरह से ये हमारे प्रत्यय के भी 4 अंक हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारे देखिए 4 संधि के हैं, 4 समास के हैं और 4 अंक ही हमारे प्रत्यय के हैं, 4 अंक विभक्ति और कारण के हैं। तो ये हमारा खंड ब पूरा हो गया है। अब हम देखते हैं खंड से, जिसमें हमारा प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के लिए निर्धारित है। देखते हैं प्रश्न संख्या 20। अधोलिखितेषु अष्टसु प्रश्नेषु कतिपयानि चत्वारि प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत माध्यमेन लिखतु। संस्कृत में हमें इसके उत्तर देने हैं। 8 प्रश्न दिए हुए हैं, उनमें से हमें केवल 4 प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत में ही देने हैं। तो ये आपके जो पाठ्य पुस्तक में अभी जो भी आपका कोर्स में हैं, आपके पाठ हैं जो आपको बताए गए हैं पहले, उसमें से पढ़ने हैं आपको। उनमें से कुल 8 प्रश्न आएंगे और आपको उनको कुल 4 के उत्तर जो भी आपको अच्छी तरह से आते हैं उनके उत्तर आपको संस्कृत माध्यम में पूरे पूरे देने हैं। आगे हम देखते हैं खंड स का अगला प्रश्न 21 है। अधोलिखित गद्यांश जो दिया हुआ है सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवादम करोति। बहुत सरल है बच्चों, आपको इसको 4 नंबर पूरे पूरे मिलेंगे यदि आपने इसका प्रसंग भी लिखा है और आपका इसको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो आप जो अपने पाठ पढ़ रहे हैं उनको ध्यान से पढ़िए, उनका हिंदी में अनुवाद कीजिए, उनके अनुवाद की पूरी तरह से अभ्यास कीजिए ताकि आपको पूरे पूरे 4 नंबर मिल सके। इसी में अथवा एक दिया हुआ है कि इसमें नाट्यांश एक दिया हुआ है, छोटा सा नाटक का अंश है जो आपके पाठ का है। या तो आप ऊपर वाला गद्यांश कर सकते हैं अथवा नीचे वाला नाट्यांश कर सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको अच्छी तरह आता है वो आपको एक करना है प्रश्न संख्या 21 में और आपको 4 अंक मिलेंगे। ऐसे ही प्रश्न संख्या 22 हम देखते हैं, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है कि या तो गद्यांश का आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है अथवा नाट्यांश का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो देखिए ये नाटक में से है नीचे वाला, ऊपर वाला गद्य में से है। दोनों में से जो भी आपको अच्छा आता है, 4 नंबर का 21 का है, 4 नंबर प्रश्न संख्या 22 है। दोनों में से जो भी आपको अच्छी तरह से आता है उसको आप हल कीजिए, प्रसंग जरूर लिखें ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो। आगे देखते हैं हम प्रश्न संख्या 23। इसमें हमें पद्यांश, अधोलिखित पद्यांश दिया हुआ है, उसका अंश है सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवादम करोति। बच्चों यहाँ 2 पद्यांश दिए हुए हैं आपको, बीच में अथवा है। जो भी पद्यांश आपको अच्छे से आता है आप उसका हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए, लेकिन प्रसंग जरूर लिखें क्योंकि प्रसंग के भी अच्छे अंक मिलते हैं। तो दोनों में से आपको एक करना है और आपको इसका भी 4 अंक मिलेगा। आगे देखते हैं हम खंड द, चौथा खंड है हमारा। इसमें हमारा प्रत्येक जो प्रश्न है वो बच्चों 5 अंक के लिए निर्धारित है। देखते हैं प्रश्न संख्या 24। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा एतदाधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। जिस तरह से निर्देश दिए हुए हैं हमें जो गद्यांश पढ़ना है और उसके बाद देखिए एक एक नंबर के हमारे 5 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। गद्यांश आपको ध्यान से पढ़ना है, उसका पहले अपने मन में आप हिंदी भाषा में अनुवाद करें सिर्फ मन में। उसके बाद आप नीचे प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न बच्चों शीर्षक पे आधारित होता है। अस्य अनुच्छेदस्य समीचीनम शीर्षक लिखतु। शीर्षक होता है मतलब आप किसी पाठ को एक नाम देना चाहते हैं। कई बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि शीर्षक क्या होता है। तो ये जो आपने गद्यांश पढ़ा है आप इसे एक अच्छा सा शीर्षक देना चाहते हैं, अच्छा सा हेडिंग देना चाहते हैं, तो वो इसे आपको
लिखना है। जैसे आपका पाठ का एक नाम होता है, उस पे पूरा पाठ आधारित होता है, वैसे ही जो शीर्षक होता है उस पे आपका पूरा गद्यांश का आधारित है। तो आप इसे एक अच्छा सा शीर्षक दीजिए, उसका आपको 1 अंक मिलेगा। आगे जो 4 प्रश्न दिए हुए हैं वो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इनके जो प्रश्नों के उत्तर हैं गद्यांश में ही मिलेंगे। आप आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और फिर इनके उत्तर दीजिए। आपको बहुत ही आसानी से 5 अंक मिल जाएंगे। तो आपका ये गद्यांश हो गया है। इसको पढ़ के इसके सिर्फ आपको उत्तर देने हैं, कोई अनुवाद आपका नहीं करना है इसका, सिर्फ आपको इन प्रश्नों के 5 के उत्तर देने हैं और 5 अंक लेने हैं। इसमें देखिए गद्यांश में अथवा दिया हुआ है। यदि आपको पहला गद्यांश मान लीजिए कठिन लग रहा है तो आपको दूसरा गद्यांश जो भी सरल लगे दोनों में से, उसमें से एक गद्यांश आपको करना है। जो भी सरल लगे इसी में भी आपको वही शीर्षक लिखना है। पहले प्रश्न में, पहले उत्तर में, आगे 4 प्रश्न इसी गद्यांश पे आधारित है। तो जो भी आपको सरल लगे वो आपको गद्यांश करना है। 5 अंक आपको आसानी से मिलेंगे। प्रश्न संख्या 25 देखिए, इसमें भी गद्यांश ही दिया हुआ है और 5 अंकों का ये गद्यांश है। इसमें भी सेम उसी तरह से आपको गद्यांश को हल करना है, शीर्षक लिखना है, आगे 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 5 अंक आसानी से मिलेंगे। 25वें प्रश्न में भी 2 गद्यांश दिए हुए हैं, उनमें से आपको एक गद्यांश करना है। देखिए आप अथवा दिया हुआ है, या तो आप वैदिक साहित्यम ये वाला कीजिए अथवा परेशान प्राणिनाम उपकार है परोपकारो अस्ति ये वाला कीजिए, तो भी आपको सरल लगता है। प्रश्न संख्या 25 आप कीजिए। एक प्रश्न हमारा 5 नंबर का है, 24 और 25, तो 5 अंक आपको बहुत ही आसानी से बच्चों दोनों ये 24 और 25 हल करने पे आपको 10 अंक आसानी से मिल जाएंगे। आगे देखते हैं हम बच्चों खंड, ये है हमारा, ये 5वां खंड है। ये हमारा रचनात्मक कार्य पे आधारित है। प्रश्न संख्या 26 हम देखते हैं। ये हमारा प्रार्थना पत्र है जो आप पढ़ते आ रहे हैं 6ठी क्लास से। भगवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुरस्य 10वीं कक्षाया विद्यार्थी सुरेश है। भवतः पिता अतीत निर्धनः अस्ति, स्वस्य प्रधानाचार्याय शुल्क मुक्त्यै एकम प्रार्थना पत्रम लिखतु। 6 अंक का बच्चों ये शुल्क मुक्ति का आपका प्रार्थना पत्र है, लेकिन आपको इसमें अपना नाम सुरेश ही लिखना है और अपने प्रधानाचार्य को लिखना है, लेकिन प्रधानाचार्य को लिखते समय अपने स्कूल का नाम बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ लिखना है आपको राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर, ठीक है। तो सोमपुर यहाँ लिखना है, आपका नाम यहाँ सुरेश है और आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। आपको बहुत अच्छे से अभ्यास किया हुआ है प्रार्थना पत्र का। जैसे ही आप इसको पूरा लिखेंगे आपको 6 अंक आसानी से मिल जाएंगे। अथवा यहाँ पे भी 2 आपके विकल्प हैं, या तो आप पूरा प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा यहाँ पे एक मंजूषा दी हुई है नीचे देखिए, परिवारे वार्षिकोत्सव ब्रैकेट में है ना, कोष्ठक में, तो ये मंजूषा है। इस मंजूषा के माध्यम से आपको, आप गोविंद हैं, स्वकीय मित्रम राजेंद्रम प्रति, राजेंद्र आपका दोस्त है, उसको स्वविद्यालय से वार्षिकोत्सव विषय अधोलिखित पत्रम लिखनी है। तो वार्षिकोत्सव के लिए आपको पत्र लिखना है। यहाँ पे आपको बच्चों देखिए प्रिय मित्रम राजेंद्र नमस्ते, पूरा दिनांक सब कुछ दिया हुआ है और नीचे आपका यहाँ पे भवत मित्रम गोविंद भी लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे मंजूषा में देखिए 1 2 3 4 5 6 8 यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपको भरने हैं, लेकिन बच्चों ये आपको भरते टाइम सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आपको ये पूरी तरह से आता है, आप इस पे पूरी तरह से यदि आश्वस्त है तो ही इसे भरिए, अन्यथा यदि आपने इसमें से 1 या 2 भी गलत जगह पे भर दिए तो क्या होगा कि उन 2 के चक्कर में आपके 4 दूसरे गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से जैसे ही आपने एक गलत किया दूसरा अपने आप गलत होगा, है ना। जैसे यहाँ पे हम मानते हैं कि सबसे पहले भवत प्रिय मित्र राजेंद्र नमस्ते, अत्र अहम कुशलम, ठीक है, भवतः और कुशलताम, यहाँ पे आएगा आपके कुशलताम, लेकिन कुशलताम काम ये
यदि आपने यहाँ पे लिख दिया कि भवते पत्रोत्तरम कामये, तो आपका जहाँ आपको पत्रोत्तम लिखना है वहाँ आप कुछ और लिखेंगे, यहाँ आपको कुशलताम लिखना है, यहाँ का आपका नंबर कट गया। तो मेरी बात आप शायद समझ गए होंगे कि यदि आप इसमें पूरी तरह आश्वस्त हो तो ही आप ये करें, अन्यथा आप पहला विकल्प ही रखें कि आप आसानी से अपने जो प्रधानाचार्य हैं उनको पत्र लिखें, प्रार्थना पत्र लिखें। वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा अंक प्राप्त करने के लिए। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 27। मंजूषाया उपयुक्त पदानि गृहीत्वा पिता पुत्रयोः मध्ये योग दिवस विषये संवादं पूरयतु। ये भी 6 नंबर का है। ऊपर जो मंजूषा दी हुई है इसमें से आपको योग दिवस के ऊपर बातचीत पिता और पुत्र के बीच में पूरी करनी है। इसमें भी आप वही उसी चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी भरें बहुत सोच समझ के भरें, क्योंकि आप यदि एक विकल्प गलत भरेंगे तो आगे दूसरे विकल्प अपने आप ही गलत हो जाएंगे। इसलिए ध्यान से भरें इसे, ताकि 6 नंबर आपको आसानी से प्राप्त हों। आगे हम देखते हैं, इसमें भी अथवा दिया हुआ है बच्चों कि यदि आपको पहला संवाद यदि कठिन लग रहा है तो आप नीचे वाला जो माता पुत्रियों संवाद है ये कर सकते हैं। तो दोनों में से आपको एक संवाद पूरा करना है। जो भी आपको अच्छे से आ रहा है आप वो संवाद पूरा करें ताकि आपको आसानी से 6 अंक मिल सकें। आगे हम अंतिम प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 28 जो है हमारी, अधोलिखित वाक्येषु केषांचन षड् वाक्यानां संस्कृत भाषया अनुवादम करोतु। 12 हमारे देखिए यहाँ पे हमें प्रश्न दिए हुए हैं। 12 में से जो भी आपको अच्छे से आते हैं इनके केवल केषांचन षड् मतलब कोई 6 किसी 6 वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। संस्कृत में अनुवाद आपको करना है। इसके लिए आपको कारक और विभक्ति और वचन आपको ध्यान से पढ़ने हैं। तो आप ये 12 में से 6 वाक्य आसानी से संस्कृत में अनुवाद कर पाएंगे। तो बच्चों ये पूरा प्रश्न पत्र मैंने आपको समझाया है कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। प्रश्न पत्र का आपका जो तरीका है वो यही रहेगा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा निर्धारित किया गया है आपका बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए, और आपको इसी के आधार पे अपनी तैयारी करनी है। ये मात्र एक मॉडल प्रश्न पत्र है, इसमें से नहीं आएंगे आपके प्रश्न। आपका प्रश्न पत्र कुछ और होगा, आपके तैयारी के लिए दिया गया है। तो आप इस तरह से आसानी से तैयार करें इसका और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। बच्चों संस्कृत में अंक प्राप्त करना बहुत आसान होता है और ये आपका डिवीज़न बढ़ाने में भी सहायक है। तो आशा है आपको ये प्रश्न पत्र मेरा समझ में आया होगा। आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये आपके लिए सहायक हो। धन्यवाद।